नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबर अभी बाकी है। आज अपने इस खास शो में हम आपको बिजली चोरी की एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि 13 साल से बिजली की चोरी होती रही है और बिजली विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब जब लगी तब तक करोड़ों की बिजली चोरी हो चुकी थी। सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा चुका है। क्या है इस बिजली चोरी की पूरी गड़बड़झाला, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए इंडिया डेली संवाददाता संतोष पाठक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में बिजली चोरी का एक ऐसा गड़बड़झाला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसी फैक्ट्री जहां दिन रात काम होता है, बड़ी बड़ी मशीनें बिजली से चलती हैं, एक नहीं कई कंपनियों का काम होता है। फैक्ट्री मालिक ने बिल्डिंग के 2 फ्लोर को किराए पर भी दिया है, उसमें भी कमर्शियल काम होता है। लेकिन इस बिल्डिंग में पिछले 13 साल से बिजली का कोई बिल नहीं आता। इस समय हम लोग नोएडा के F62 सेक्टर 11 कंपनी में हैं। ये वो कंपनी है जिसमें 2011 से बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है और बाकायदे देखिए मशीनों का काम हो रहा है। यहाँ पे कई मंजिला ये बिल्डिंग बनी हुई है, किराए पे उठे हुए हैं। कई फ्लोर पे किराएदार अपने अपने ऑफिस खोले हुए हैं और इन्होंने 2011 से बिजली का कोई कनेक्शन नहीं लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर घर का 1 महीने का बिल जमा नहीं होता है तो बिजली का बिल काट दिया जाता है, लेकिन बिना कनेक्शन के 2011 से और हैवी मोटरों के साथ, देखिए कितनी हैवी मोटर्स यहाँ पे लगी हुई हैं। हैवी मोटरों के साथ यहाँ पे इंडस्ट्रियल काम चल रहा है, लेकिन बिजली विभाग की मेहरबानी के चलते 2011 से इसमें कहीं कोई कनेक्शन काटा नहीं गया और बाकायदा ये अपनी फैक्ट्री को चलाते रहे। अभी जब हम लोग इनसे बात करने आए हैं तो इनके फैक्ट्री मालिक ने बात करने से एकदम मना कर दिया। उन्होंने कहा जो भी जवाब देना है वो बिजली विभाग आपको जवाब देगा कि कैसे कनेक्शन चल रहा था, क्यों चल रहा था, इसके बारे में ये कुछ भी बताने को नहीं तैयार हैं। इनका कहना है कि बिजली विभाग बताए कि वो कनेक्शन कैसे चल रहा था। मैंने कई बार बिजली विभाग से कनेक्शन देने के लिए भी कहा, लेकिन उन लोगों ने कनेक्शन नहीं दिया। जी हाँ, इस इमारत में बिजली कनेक्शन के साथ हो रहे गोरख धंधे का किसी को पता ही नहीं चला। बीते 13 सालों से इस इमारत में बिजली का कमर्शियल यूज होता रहा, लेकिन ना कोई बिल आया और ना ही किसी को इसकी भनक लगी। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग में मकान मालिक खुद चोरी से बिजली यूज करता था और किराएदारों को भी देता था। किराएदारों से बिजली का बिल वसूलता था, लेकिन बिल की कोई कॉपी नहीं देता था। इंडिया डेली संवाददाता संतोष पाठक ने जब इसी बिल्डिंग के एक किराएदार से बात की तो उसने क्या खुलासा किया, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका और किस नाम से आपके यहाँ पे फर्म है और कब से किराए पे यहाँ पे आए? जी, मेरा नाम अनिरान सामी है। मेरे फर्म का नाम तहान इंजीनियरिंग LLP है। हम यहाँ पे साल की शुरुआत जनवरी में आए हुए थे और हमारा जनवरी 2024 में आए थे और हमारा मीटर भी लगा हुआ है। बिजली का बिल हर महीने जा रहा है। हम मकान मालिक से GST के लिए जब भी बोलते थे कि बिजली का बिल दे दीजिए, वो बोलते थे अगले महीने आपको दे दिया जाएगा, अगले महीने आपको दे दिया जाएगा, लेकिन वो कभी बिजली का बिल दिए नहीं। अंत में आके हमने कहा कि सर आप बिजली का बिल दीजिएगा तभी हम आपको बिल दे पाएंगे। और वैसे उनको पैसे हर मंथ दिए जाते थे और उनसे सिग्नेचर भी लिया जाता था कि फैक्ट्री मालिक का क्या नाम है? जी, भरद्वाज करके नाम है उनका। पूरा नाम नहीं मालूम आपको? और बिजली का बिल आप उनको कितना देते थे और आपको ये पता नहीं चला कि यहाँ कनेक्शन नहीं है? नहीं, हमारा तो मीटर लगा हुआ है। हम जिस एरिया में है उसका पूरा कनेक्शन है मीटर के साथ, तो हमें लगता था बिल हम दे रहे हैं और वो जमा करवा रहे हैं। महीने का लगभग कितना बिल देते थे आप? हम लोग 35,000 40,000 इसके आसपास। देखा आपने कि जो किराएदार हैं वो बाकायदे बिल दे रहे हैं बिजली का, उनके यहाँ मीटर लगा हुआ है, लेकिन जो फैक्ट्री का ओनर है उसने इस फैक्ट्री पे बिजली का कनेक्शन ही नहीं ले रखा है। वो बिजली चोरी से चला रहा है और बाकी लोगों को मीटर के साथ उसने कनेक्शन दे रखे हैं। यानी इस बिल्डिंग का मालिक ना सिर्फ चोरी से बिजली का इस्तेमाल करता था, बल्कि उसे अपने किराएदारों को बेचता भी था, जिसकी भनक ना तो किराएदारों को लगी और ना ही बिजली विभाग को। F62 सेक्टर 11 नोएडा।
ये कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां लोगों का आना जाना कम हो, लोगों की या पुलिस की या फिर बिजली विभाग की नजर ना पड़े। लेकिन फिर भी यहाँ 13 साल से ना तो बिजली का बिल आया और ना ही किसी ने इसकी जांच की। और जब इंडिया डेली की टीम यहाँ पहुंची तो इस गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि किसकी मेहरबानी से हो रही थी बिजली चोरी? 13 साल तक बिजली विभाग सोता क्यों रहा? मीटर लगने पर भी बिजली का बिल क्यों नहीं आया? बिजली आती रही और किसी को पता ही नहीं चला। अड़ोस पड़ोस की जो कंपनी वाले हैं उनका कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारी और जेई इनके ऑफिस में आया जाया करते थे। अगर बिजली विभाग के कर्मचारी और जेई आया जाया करते थे तो उनको कैसे नहीं पता चला कि यहाँ पे बिजली कनेक्शन नहीं है? तो क्या ये बिजली विभाग का एक बड़ा घोटाला है? उनकी मेहरबानी से 2011 से बिजली चोरी हो रही थी। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अधिशासी अभियंता से मिल करके। अभी हम लोग उनसे बात करेंगे। 1 महीने भी बकाया हो तो बिजली विभाग कनेक्शन काट देता है, लेकिन नोएडा की इस फैक्ट्री पर बिजली विभाग क्यों मेहरबान रहा? इंडिया डेली की टीम ने जब बिजली विभाग के अधिकारियों से सवाल किया तो उनका क्या जवाब था, जरा आप भी सुनिए। सर, ये जो F62 सेक्टर 11 में बिजली चोरी का मामला आया है, क्या है और कैसे पकड़ा गया है ये? देखिए, जब से मैं यहाँ भी आया हूँ, 2 महीने हुए हैं, तब से मैं हर फीडर पे जो है डोर टू डोर काउंटिंग करा रहा हूँ। तो शासन की मंशा के अनुरूप हम लोगों को 24 घंटे बिजली निर्बाधपूर्वक देना भी है, साथ ही बिजली चोरी करने वालों से भी सख्ती से निपटना है, दोनों ही चीज़ें। तो फीडर वाइज जब काउंटिंग हमने करा रहा तो एक एक घर को चेक हो रहा है। उस दौरान ये मिला, मीटर तो लगा हुआ था, चोरी नहीं हो रही थी, मीटर से सप्लाई थी, लेकिन ये बिल नहीं आ रहा था। तो अब ये जांच का विषय है, सारे वो भी अपने साक्ष्य लेके आ रहे हैं, हम भी जांच करा रहे हैं और इनको बिल। ये आपने देखा कि 2011 से मतलब घरों में भी अगर 1 महीने का बिल पेंडिंग हो तो कट जाता है, तो इनका पेंडिंग क्यों नहीं शो हुआ और ये किसकी जिम्मेदारी होती है? वर्तमान में जब मैंने अभी पूछा क्या है तो लोगों ने ये बताया कि बंद था। लाइनमैनों से भी पूछा, जेई से भी पूछा, बोले बंद था। रीडिंग करने वालों से भी पूछा, बोले रीडिंग लेने आते थे तो बंद रहता था। ये अभी उधर का पक्ष आया नहीं है, वो भी अपने साक्ष्य दे रहे हैं कि क्या है, कैसी स्थिति है। जैसा भी होगा, पुराने लेजर निकाले जा रहे हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं ये कन्वर्ट हुआ और प्रॉपर बिल क्यों नहीं इरेज हुआ, इसकी पूरी जांच कराई जाएगी और इसमें अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे अड़ोसी पड़ोसियों ने भी सर बताया, हम लोगों ने वहाँ पूछताछ भी किया कि बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी वहाँ आते भी थे और वहाँ जो किराएदार हैं उनके यहाँ बाकायदे सब मीटर लगा हुआ है और वो जो फैक्ट्री का ओनर हैं उनको बाकायदे वो लोग 35 से 40 हज़ार रुपये एक एक किराएदार, जबकि कई किराएदार हैं तो वो लोग बिल भी दे रहे हैं। तो ऐसे कैसे है कि वो बिजली विभाग को बिल नहीं दे रहा और ले भी रहा है? हाँ, इसके ये हमें भी संज्ञान में आया है, इसकी जांच करा रहे हैं। अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिजली विभाग कह रहा है कि जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि मीटर लगा था फिर भी बिजली का बिल क्यों नहीं आया? 13 साल तक ये होता रहा और बिजली विभाग सोता रहा। इसका जिम्मेदार कौन है और सरकारी खजाने को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? किसकी गलती से सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया? ऐसी और कितनी फैक्ट्रियां हैं जहां इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है? इंडिया डेली के इस खुलासे के बाद क्या बिजली विभाग इसकी लीपा पोती में जुटा है? इंडिया डेली के लिए नोएडा से संतोष पाठक की रिपोर्ट। उधर मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम युवाओं को लिंचिंग के लिए उकसाया और कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो देशद्रोह है और ये सब कुछ प्लान्ड है। तौकीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन की धमकी दी है। अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले तौकीर रजा ने एक बार फिर जहर उगला है। इस बार तौकीर ने लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को हत्या करने के लिए उकसाया है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम युवाओं से कहा है कि अगर तुम पर भीड़ हमला करे तो किसी एक को पकड़कर तब तक मारो जब तक कि वो मर न जाए। मैं कहता हूँ 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर न जाए। मारो। अपनी हिफाजत करने का हमें
संविधान हमें अख्तियार देता है। अक्सर पीएम मोदी और आरएसएस पर हमला बोलने वाले तौकीर रजा ने कहा है कि हमें खुद की हिफाजत के साथ अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करनी है। बहन बेटियों के साथ हमारी मस्जिदें भी सुरक्षित नहीं हैं। तौकीर ने आरोप लगाया है कि कोर्ट सरकार के दबाव में फैसला देता है। मुसलमान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो देशद्रोह है और ये सब प्लान्ड है। अफसोस का मुकाम ये है कि अदलिया, बड़े अफसोस की बात है कि अदलिया जिस पर भरोसा किया जाता है, वो भी आज हुकूमत के दबाव में फैसले करने पर मजबूर हो रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का बताया जा रहा है, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तौकीर ने जमकर भड़काऊ बयानबाजी की। हजारों की भीड़ के बीच तौकीर ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत जल्द वो मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में धरना देंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि वो इस्तीफा नहीं देते। नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है केवल? उसी की सरपरस्ती में ये सारी बेईमानियां हो रही है। ये पहला मौका नहीं है जब तौकीर रजा ने आग उगली है। इससे पहले भी मौलाना ने वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है और कहा था कि इन हिंदू संगठनों को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अलग ऐलान कह रहा हूँ। आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। 2 महीने पहले 23 जुलाई को तौकीर ने धर्मांतरण का ऐलान करके सुर्खियां बटोरी थी। 23 हिंदू लड़के लड़कियों को इस्लाम कबूल कराएंगे। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से इजाजत मांगी थी। उनके इस बयान के बाद बरेली में माहौल गर्म हो गया था। तौकीर के बयान को लेकर हिंदू संगठन भड़क गए थे। 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं। धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा। तौकीर रजा बरेली के मुस्लिम धर्मगुरु हैं। वो सुन्नी मुस्लिमों के बरेवली समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। वो आला हजरत खानदान से ताल्लुक रखते हैं। भड़काऊ बयानबाजी के साथ तौकीर राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। साल 2001 में तौकीर ने अपनी राजनीतिक पार्टी इत्तेहाद मिल्लत परिषद बनाई और नगरपालिका चुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज की। साल 2009 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा से सपा को समर्थन दिया था। उनकी पार्टी ने भोजीपुरा से जीत हासिल की थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से तौकीर रजा राजनीति से दूर हैं और मुस्लिम युवाओं में नफरत का जहर भरकर माहौल खराब करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी में अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा या फिर खान पान का कोई भी काम करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यूपी के होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट के मालिक और उनके कर्मचारियों का नाम डिस्प्ले पर चलना बेहद जरूरी है। यह फैसला योगी सरकार ने किया है और इसकी खासियत क्या है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। सीएम योगी सरकार का फरमान, ढाबों, होटलों को लिखना होगा मालिक का नाम। यूपी में खाने पीने की दुकानों पर अब नाम लिखना जरूरी होगा। होटलों में सीसीटीवी और मास्क लगाना होगा। कर्मचारियों को ग्लव्स का यूज करना जरूरी होगा। ये आदेश किसी और के नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ के हैं। सीएम योगी अब खाने पीने की चीजों में किसी भी तरह की मिलावट करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। यहाँ पर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं
तो इस अवसर पर आप सब इसका आनंद ले पाएंगे। गोरखपुर आने वाले अतिथियों को इधर यहाँ पर लेकर के आने में आपको सफलता प्राप्त होगी। देश भर में अलग अलग जगहों पर खाने पीने की चीजों में मूत्र और थूक जैसी घटनाओं के बाद सीएम योगी ने यह फैसला लिया है। अब यूपी के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट में मालिक और स्टाफ का नाम लिखना होगा। साथ ही गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद इंडिया डेली ने लखनऊ समेत कई जिलों में होटलों का रियलिटी चेक भी किया। होटलों में साफ सफाई का तो ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन नए नियमों का अभी पालन नहीं किया जा रहा है। हाल की घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और फूड सेफ्टी से जुड़े हुए कुछ दिशा निर्देश तय किए। उनमें अब तमाम जो अपशिष्ट और मानव अपशिष्ट मिलाने की बात सामने आई है कई जगहों से, उनको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अभियान चलाने की बात कही है और कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि कहीं भी मानव अपशिष्ट मिलने की बात कभी सामने ना आए। अगर ऐसा आता है, कोई भी दोषी होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने एक ज्वाइंट ऑपरेशन करके चलाने की बात भी कही है, मुहिम एक चलाने की बात कही है, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट का एक ज्वाइंट ग्रुप होगा जो सभी खान पान से जुड़ी हुई दुकानों पर, रेस्टोरेंट पर, होटल्स पर वो अपनी नज़र रखेगी। सबका सत्यापन किया जाएगा। यहाँ तक कि जो होटल के संचालक या जो इन तरीके के खान पान वाली दुकानों के जो संचालक हैं, उनके नाम और पते का बाकायदा बोर्ड लगाया जाएगा। वहाँ जो शेफ़ हैं, अगर रेस्टोरेंट की बात की जाए तो वहाँ पर अगर शेफ़ हैं या वहाँ पर जो कुक हैं, उनको भी उनका भी सत्यापन कराया जाएगा, उनका नाम भी लिखा जाएगा। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यूपी में होटलों को लेकर ये नए नियम क्यों बनाने पड़े। दरअसल प्रदेश में कई होटलों, जूस दुकानों पर मानव अपशिष्ट को मिलाने की खबरों से भारी बवाल हुआ था। जो माननीय योगी जी ने कदम उठाया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और ये कदम बहुत जरूरी था और इसका सख्ती से पालन हो। अधिकारी इसका कड़ाई से पालन करें, नेम प्लेट और नाम लिखवाए जाएं। और ये जो जूस बेचने वाले उनको तो लॉनी में तो बंद कर दिया गया है, लेकिन पूरे देश के अंदर इस बात का स्वागत हो रहा है। सर, आपने पंचायत किया, बैठक किया, पंचायत का कहीं न कहीं असर भी देखने को मिला। जिस तरह से आज सरकार ने उस पर फरमान भी जारी कर दिया, लोगों का वेरिफिकेशन से लेकर के नेम प्लेट की सारी चीज़ें आ गई। इस पंचायत का असर है सर, या क्या लगता है कि जो आप लोगों की मांग थी वो कहीं न कहीं पूरा हुई? देखिए, ये मांग तो पूरे सनातन धर्म की थी और उसमें सभी लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद की थी। अभी उसमें एक कड़ा कानून बनने की भी उम्मीद पंचायत ने उसमें मांग की थी कि मैंने सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के कानून बनाया, ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और NSA के तहत गिरफ्तारी हो। भाई, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। किसी का धर्म खराब कर दें, इससे बड़ा नीच हरकत क्या हो सकती है। होटल पर मालिकों के नाम लिखने को लेकर कांवड़ यात्रा के दौरान भी बवाल हुआ था। कई वेज होटलों में नॉन वेज परोसने की बात सामने आई थी। ग्राहक वेज होटल समझकर खाना खाते थे। होटल में एक ही बर्तन में पनीर बन रहा था तो उसी बर्तन में अंडा भुर्जी बनाई जाती थी, जबकि इन होटलों के मालिक मुस्लिम थे। कई बार इन मुद्दों पर काफी हंगामा भी मचा। सीएम योगी का नया फरमान ऐसे ही विवादों से प्रदेश की जनता को बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यूपी में जूस में मूत्र मिलाया गया, थूक लगा के रोटी बनाई जा रही, इसके अलावा प्रसादम में भी वहां पे तमाम ऐसी चीजें मिली जिसको लेकर हिंदू आस्था भड़की थी, लोग आहत हुए थे। अब उसको लेकर हमारी सहयोगी ने वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन से बातचीत की। अब उनका क्या कुछ कहना, देखिए आंचल यादव से खास बातचीत। वीएचपी से सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ में हैं बातचीत करने के लिए। सर, तिरुपति में मंदिर के प्रसाद में जो मिलावट की गई है, चर्बी पाई गई है, उसके बाद से देखिए SIT जो है वो गठित कर दी गई थी, लेकिन आपको लगता है कि इन सब मामलों को लेकर कोई रोक लगेगी जिस तरह से ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है? तिरुमला में महाप्रसाद के अंदर जिस तरह की मिलावट की गई, पूरा हिंदू समाज गुस्से में है और ये गुस्सा क्या रूप लेगा कह नहीं सकते। उसके विभिन्न प्रकार से उसका गुस्से का प्रकटीकरण अब सामने आना शुरू हो चुका है। SIT से काम नहीं चलेगा। हमारी आंध्र सरकार से अपील है कि वो इसकी न्यायिक जांच कराएं, कोर्ट के सुपरविजन में हो, जिससे कोई राजनीति का आरोप न लगा सके। नंबर 2,
जो भी दोषी हैं कठोरतम सजा मिले और इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए जिसमें वहां के भक्त भी शामिल हो, जिसमें भविष्य में इस तरह की कोई संभावना न हो सके। लेकिन इस तरह की अशुद्धि केवल तिरुपति में ही आई हो ऐसा नहीं है। इस तरह के समाचार शबरीमला में भी मिले, क्योंकि शबरीमला में जो प्रसाद है उसको पायसम कहते हैं, वहां पर उसके अंदर भी मछली का तेल पाया गया। दक्षिण भारत से ऐसे और भी कई जगह के समाचार मिल रहे हैं। तो ऐसा साफ लगता है कि भक्तों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना इन बड़े मंदिरों का मानो एक रोज का विषय बन गया है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर बीएचपी के वरिष्ठ नेता को सुन रहे थे, आप सुरेंद्र जैन जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि अब आपको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी जिससे पवित्रता और अपवित्रता में अंतर किया जा सके। आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। तिरुपति लड्डू विवाद पर घमासान मचा हुआ है। आध्यात्मिक गुरु राम भद्राचार्य ने तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर कहा कि 1857 में जो स्थिति मंगल पांडे के सामने थी, अब वही स्थिति हमारी हो गई है और इसलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। मंगल पांडे की थी 1857 में, वही स्थिति हमारी है। अब हम किसी न किसी परिणाम तक पहुंचेंगे, अभी उनका वो बताना ठीक नहीं। सरकारी नियंत्रण में होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आगे क्या योजना रहेगी? यही कि सरकार हमारा अधिग्रहण समाप्त करे। गुरुजी, भारत में ऐसे कई बड़े मंदिर हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ के प्रसाद का भी इस तरह का जांच की जानी चाहिए? हाँ, हो जाएगी। हम लोग अब अलग से बेहतर सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अगर तिरुपति बालाजी जो मंदिर में प्रसाद होगा, दोषियों के लिए किस तरह की सजा की मांग करेंगे? अगर तो प्राणदंड की। यूपी के कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस ने इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रफी खान उर्फ बबलू समेत 10 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रफी खान उर्फ बबलू समेत 10 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जाली नोटों के साथ अवैध हथियार का जखीरा बरामद हुआ है और जिसके बाद हड़कंप मच गया कि जाली नोटों के कारोबार का मास्टरमाइंड और गिरोह का मुखिया रफी खान समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। रफी खान सपा की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है और उसके जाली नोट का कारोबार नेपाल, यूपी, बिहार और सीमावर्ती इलाकों तक फैला हुआ है। गैंग के अन्य सक्रिय सदस्य नौशाद खान भी सपा का राष्ट्रीय पदाधिकारी है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए से अधिक के नकदी नोट, 3000 नेपाली नोट, अवैध असलहे, कारतूस और सुतली बम बरामद हुए हैं। बता दें कि सपा के दो नेता रफी खान और नौशाद खान अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना निकले और दूसरी तरफ पिछले दिनों प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले जामिया हमीबिया मदरसे से गिरफ्तार चारों आरोपियों की जिला अदालत ने पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम से शराब तस्कर जाहिद उर्फ सोनू की मुठभेड़ हुई। जाहिद ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी जिसमें 2 कांस्टेबल घायल हो गए, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई और जिसमें शातिर बदमाश जाहिद ढेर हो गया। यूपी के गाजीपुर में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की शराब तस्कर से मुठभेड़ हो गई। पुलिस एनकाउंटर में शराब तस्कर जाहिद की मौत हो गई है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसटीएफ और गाजीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मारा गया बदमाश जाहिद उर्फ सोनू शराब तस्कर था। वो 2 आरपीएफ जवानों की हत्या में वांछित था। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे शराब तस्करी करते समय पकड़ना चाहा, लेकिन उसने टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया। पुलिस और बदमाश जाहिद की मुठभेड़ जिले के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के जमानिया दिलदार नगर रोड पर हुई। जाहिद उर्फ सोनू बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला था। वो शातिर बदमाश था और उस पर किडनैप, मारपीट, शराब तस्करी से संबंधित कई मामले दर्ज थे। उसके खिलाफ बिहार के पटना, फुलवारी शरीफ, गहमर और दानापुर थाने में भी कई केस दर्ज थे। बता दें, ये 20 अगस्त की रात ट्रेन में शराब की तस्करी करते समय आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या की वारदात का मुख्य सरगना भी था।
यूपी के झांसी में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी टीम और पुलिस ने कबूतरा डेरा इलाके में दबिश डाली और इस दबिश के दौरान 50 लीटर अवैध देसी कच्ची शराब जब्त की गई और साथ ही 3000 किलो लहन को नष्ट किया गया। पुलिस टीम को देखते ही अवैध शराब बना रहे लोगों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते पूरा कबूतरा डेरा खाली हो गया। आबकारी अधिनियम के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में कबूतरा डेरा इलाके में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी टीम और पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान 50 लीटर अवैध देसी कच्ची शराब जब्त की गई और 3000 किलो लहन नष्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक बीते कुछ दिनों में पुलिस को कृषि फार्म कबूतरा डेयरी पर शराब की शिकायत मिली थी, जिस पर गंभीरता दिखाते हुए कप्तान के निर्देशन में अभियान चलाया गया और एसएसपी सुधा सिंह के निर्देशन में थाना मोठ प्रभारी दिनेश कुरील ने कृषि फार्म कबूतरा डेयरी पर दबिश दी। पुलिस टीम को देखते ही कबूतरा डेयरी पर अवैध शराब बना रहे लोग इधर उधर भागने लगे। दबिश के दौरान कृषि फार्म कबूतरा डेयरी पर प्लास्टिक की बोतलों में 50 लीटर अवैध देसी कच्ची शराब जब्त की गई और 3000 किलो लहन नष्ट किया गया। आबकारी अधिनियम की कई धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई।